हे दिस इज लीगल सलोनी। जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं कि कोर्ट के अंदर थोड़ा हंसी मजाक का माहौल बन जाता है, रियल होता है कि नहीं? लोग ओयो वगैरह जाता है, ठीक है, हाँ। और फिर वहाँ पे उनको तंग किया जाता है या पुलिस आ जाती है, तो उन लोग के पास क्या राय है? मेल अगर है, मेल पार्टनर्स हैं आपके, तो आप प्रेम संबंध में आप रह सकते हैं। कि मेल का भी रेप हो सकता है, इसका कोई बात ही नहीं हो रहा है। ये सारा लॉज जो है वुमेन ओरिएंटेड है, वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। हम लोग अगर एक भी आवाज़ उठाएंगे तो कहानी ख़त्म हो सकता है किसी का। ये काम मतलब रील्स में भी बहुत आ रहा था कि डांटा जा रहा था एक पुलिस ऑफिसर को, पुलिस इंस्पेक्टर का जो पूरा मतलब पुलिस स्टेशन को ही सस्पेंड कर दिया गया इस वजह से, क्योंकि उसने एक वुमेन को, इसीलिए हमारे जुडिशरी पे लाखों के स्पेंडिंग है और जजेस जो हैं उन पे बहुत बोझ है। और पटना हाई कोर्ट के एक जज हैं जो एक दिन में 100 200 केसेस हैंडल कर रहे हैं। अगर कोई दोस्त पैसा ले लिया नहीं दे रहा है हाँ, और मेरे भी कमेंट बॉक्स में और जो मैसेज बॉक्स में यही है कि अगर मेरा कोई दोस्त पैसे ले क्या करें, वो कोई ऐसा शब्द जो कि उनके कास्ट से रिलेटेड है एज अ गाली के तौर पे बिना बेल का सज़ा मिल जाएगा, जेल पे तुरंत जाइएगा। कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को शादी के लिए प्रॉमिस करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाता है, तो उसके बाद उससे शादी नहीं करता है, तो फिर लड़की रेप का केस चला देती थी। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज जो हमारी गेस्ट है वो एडवोकेट है और आप लोग उनको लीगल सलोनी के नाम से जानते हैं। तो मैम कैसी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलके, और बिहारी टॉक्स जो है वो बहुत अच्छा कर भी रहा है। और आपके तरफ से जब आया इनविटेशन की थोड़ा पॉडकास्ट करते हैं, बात करते हैं, तो अच्छा लगा। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैम सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लॉ प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, और उस बीच में कंटेंट कैसे बनाना स्टार्ट की? हम लोग सब जानते हैं कि ये जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला है और जल्दी क्लिक नहीं मिलता है, जल्दी आपको केसेस नहीं मिलते हैं, जल्दी आपको नाम नहीं मिलता है। तो क्योंकि अब जब शुरुआत इसी फील्ड में करना है और नाम बनाना है, तो क्यों नहीं लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के थ्रू। और जो भी नॉलेज है, जो भी लीगल नॉलेज है, वो धीरे धीरे स्प्रेड करते हैं। सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बस फर्स्ट 2 वीडियोज़ के बाद ही अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया और लाखों में व्यूज़ आने लगे, तो फिर कंटिन्यू करते चले गए। पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताते, फैमिली बैकग्राउंड कैसे है? हाँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जिस हम अभी का अगर बात करें तो मेरे पापा नहीं हैं, और मेरे पापा पेशे से एक टीचर थे। फिज़िक्स केमिस्ट्री उनका फेवरेट सब्जेक्ट था और वही वो पढ़ाते थे 11th-12th को। और काफ़ी नामी टीचर है नाला रोड कदम कुआं के, और उनका डेथ अचानक से हो गया था और हम लॉ उससे पहले से कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था लाइफ में, और पापा का मन था लॉ करवाने का। हम अपने मन से नहीं आए थे, लेकिन हाँ जब आए तो फिर लगा कि नहीं, बस इसी चीज़ के लिए शायद हम बने हैं, क्योंकि ये बहुत एम्पावरिंग है। आप अगर बस इसका पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होता है। और जहाँ तक बात है वकालत का, तो ये तो हमेशा से ही नोबल प्रोफेशन रहा है, रिच प्रोफेशन रहा है, तो लोगों को अट्रैक्ट करता ही है, तो बस चलते चले गए। फैमिली का अच्छा सपोर्ट है और लोग पसंद करते हैं कि हम लॉ कर रहे हैं और अच्छी नज़र से देखते हैं। अगर किसी को पटना में लॉ करना है या बिहार में लॉ करना है, क्या प्रोसेस है उसका? सबसे पहले तो क्लैट करना चाहिए, जो कि ऑल इंडिया आपका एग्ज़ाम लेता है, और उसके थ्रू आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। सबसे पहले कोशिश यही होना चाहिए कि आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल जाए, ताकि आप अच्छा स्टार्ट कर सकें इस लॉ में आने का, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। वो एक अपने आप में ही बच्चे को बहुत परिपक्व बना देता है, वो अपना उसका एक अलग करिश्मा है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि बाकी सब बच्चे वहाँ नहीं जा सकते हैं, जैसे हम नहीं जा पाए थे, तो फिर क्या करना होगा? बिहार में ही अगर रह के करना पड़े, अगर आप बिहार से भी बाहर नहीं जा सकते तब कहाँ से करें? तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा पटना लॉ कॉलेज। लेकिन ये तब करना है जब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तभी आप उस कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है। लॉ जो है वो 2 तरीके से होता है, एक 3 ईयर कोर्स LLB जो कि आप ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद करते हैं, और एक होता है 5 ईयर LLB जो कि आप सीधा 12th के बाद ही करते हैं। तो पटना लॉ कॉलेज बहुत पुराना पटना यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है, नामी कॉलेज है बिहार का, लेकिन वहाँ अभी भी 5 ईयर कोर्स नहीं प्रोवाइड होता है। तो फिर आप वहाँ नहीं जाके, अगर 5 ईयर ही कोर्स करना है, बिहार से ही करना है, तो और कॉलेजेस से कर सकते हैं। अगर अच्छा पैसा रखते हैं पॉकेट में तो आप अमेठी से कीजिए, वहाँ आपको अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। नाम तो अमेठी का पूरा ऑल ओवर इंडिया है। अगर वहाँ भी नहीं आप जाना चाहते हैं, थोड़ा सा कम में अगर आप जाना चाहते हैं,
तो फिर आप बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से कर सकते हैं। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो है वो मेरा कॉलेज है, हम उसी से कर रहे हैं और अभी बीते 4 वर्षों में वो बहुत अच्छा कर रहा है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बन गया है, फैकल्टी वहाँ बहुत ब्रिलियंट हैं, सारे पीएचडी होल्डर्स हैं और काफ़ी अच्छी पढ़ाई वहाँ मिलती है और सिंसियरिटी है। हम भी वहीं से निकले हैं, लोगों को लगता है कि हम ऑक्सफोर्ड से निकले हैं क्योंकि कमेंट वही आते हैं कि आप इंग्लिश में बात कैसे कर रही हैं, खुद पे काम करना पड़ता है। तो यहाँ से कर सकते हैं। और भी कॉलेजेस हैं, आरपीएस है, कॉमर्स कॉलेज हैं और हिमालय लॉ कॉलेज है, तो हम लोग यहाँ भी जा सकते हैं। ये सब एफिलिएटेड हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि जो एफिलिएटेड है वहीं से आप अपना लॉ का डिग्री लीजिए, क्योंकि फिर उसका वैल्यू नहीं रहेगा अगर वो एफिलिएटेड नहीं है तो। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि लॉ करने के लिए मिनिमम कितना फीस लगता है? मिनिमम 2-3 लाख तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस से, जैसे मेरा प्राइवेट मेरा कॉलेज है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो लगभग 4 लाख के पास मुझे लगेगा पढ़ने में लगा। और मेरे दोस्त लोग हैं जो कि बाहर से किए हैं, तो उनको भी लगभग 4-5 लाख लगा ही हैं। तो अगर बिहार से भी अगर थोड़ा ठीक ठाक जगह से लेकिन प्राइवेट से अगर कर रहे हैं तो 5-6 लाख तो लगना ही है। और अगर इससे भी नीचे जाते हैं तो भी 2-3 लाख मिनिमम लगेगा, क्योंकि लॉ थोड़ा हेक्टिक कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स है, तो पैसे इसमें ज़्यादा लगता है। तो बिहार से इतना स्कोप है? स्कोप क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि ये स्ट्रगल वाला लाइफ है, इसमें स्कोप जैसा कुछ है नहीं। कर सकते हैं, अब वही है, बिहार में है तो एक माइंड बच्चे के डाल दिया जाता है कि लॉ कर रहे हो तो जुडिशरी ज़रूर देना, एपीयू ज़रूर देना, सरकारी नौकरी की तरफ भागना। यूपीएससी भी कर सकते हैं जो लॉ ग्रेजुएट हैं। तो बहुत है स्कोप, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, बट वही है, बच्चों को एक्सपोजर यहाँ कम मिलता है। मेरा बस ये एक शिकायत रहता है कि बिहार में एक्सपोजर कम मिलता है, आपको भागना पड़ता है कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, अच्छा वो भी कर लेते हैं, तो शायद ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। लेकिन जब वही आप कहीं बड़े कॉलेजेस से करते हैं तो वो आपको अपने कॉलेज में ही वो उतना ज्ञान दे देता है कि आप बाहर कैसे जाके बैठें और बात करें और क्लाइंट को कैसे डील करें और कैसे आप केस पढ़ें, कैसे ड्राफ्टिंग करें। ड्राफ्टिंग बहुत बड़ा हुआ है कि लॉयर्स बनना है तो ड्राफ्टिंग नहीं आता है, तो ये सब स्कूल में ही सिखा दिया जाता है, लॉ स्कूल्स में। लॉ कॉलेज नहीं बोल के लॉ स्कूल्स बोला जाता है, वहाँ सिखा दिया जाता है। लेकिन थोड़ा बिहार में है ऐसा दिक्कत कि कोर्सेज उतना तरीके से अपडेटेड नहीं है जितना कि होना चाहिए। जो हम लोगों को कॉलेज में ही सीख जाएं, वो चीज़ बाहर जाके उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्कोप देखा जाए तो है भी और नहीं भी, बीच बीच में कह सकते हैं। और एज अ इंटर्न जो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चों को बिहार में? एज अ इंटर्न तो अगर रियलिटी बताएं तो आपको कोर्ट में बस जाना है और बैठे रहना है, यही है इंटर्नशिप यहाँ का। प्रॉपर इंटर्नशिप नहीं होता है। अगर सरकारी बात किया जाए, जैसे कंज्यूमर कोर्ट हो गया या फिर लॉ ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हो गए, हम लोग सब लोग वहाँ जाते हैं, करते हैं, लेकिन जो सच में बच्चों को काम आएगा फील्ड पे जब वो उतरेंगे एज ए एडवोकेट, वो नहीं सिखाया जाता है। अब पकड़ के तो नहीं सिखाया जाएगा, ये भी बात है। यही हम लोगों को बोला जाता है कि आपको पकड़ के तो नहीं सिखाया जाएगा कि बच्चा ऐसे करो, क्योंकि आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप वकालत पढ़ रहे हैं, आप छोटा मोटा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको खुद से इतना नॉलेज गेन करना होगा कि कैसे इसमें अब सर्वाइव करना है, आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो कोई यहाँ माँ बाप आपका नहीं होता है, आपको खुद सीखना है, खुद करना है। और बस वही इंटर्नशिप का देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी कम है। लॉ फर्म्स तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। हम लोग कॉर्पोरेट में अगर जाना चाहें तो जा नहीं पाते हैं। वो उतना जो एक कॉर्पोरेट है, जो एक वर्ल्ड है, जो पैसा कमाने के लिए लोग जाते हैं, तो बिहार में उसका बहुत कमी है। बिहार में लॉ कॉर्पोरेट्स नहीं है। अच्छा, जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं कि कोर्ट के अंदर थोड़ा हंसी मजाक का माहौल बन जाता है, रियल होता है कि नहीं ऐसा? मतलब रियल कोर्ट बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत है ये बात। क्योंकि मूवीज़ में दिखाया जाता है वो एक अलग दुनिया है, वो थोड़ा उसको स्पाइसी बनाता है ताकि लोग देखें। अब योर ऑनर, योर लॉर्डशिप चिल्ला के बोल रहा है वैसे बिल्कुल नहीं होता है। और आपको मिनिमम भी तो 2 से 3 मिनट मिलेगा बोलने के लिए, बस रियलिटी यही है। कोर्ट में आप जाइएगा, जैसे जैसे हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, पटना हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे जजेस एक दिन में 200 केस डिस्पोज कर रहा है। ऐसे जजेस हैं, बिल्कुल ऐसे नामी जजेस हैं जो कि, क्योंकि कोर्ट में बर्डन बहुत है केसेस का, तो एक दिन में 100 से 200 केसेस को वो डिस्पोज कर रहे हैं। वो आपका 1 घंटे का लेक्चर थोड़ी सुनेंगे कि योर लॉर्डशिप आपने तो ये किया, आपने तो वो किया, क्या तारीख पे तारीख मिलते जा रही है
तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी वहाँ नहीं होता है। वहाँ कोई एक्शन आपको नहीं करना है, वहाँ कोई आपको डायलॉगबाजी नहीं करना है। जो पेपर में लिखा रहता है वही आपको वहाँ बोलना है, लिख के जाना होता है। जो आप ड्राफ्टिंग दिए हैं जजेस को बस उतना बोलिए, और वो भी आपको 1 मिनट में बोलना है, तभी केस चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। ये है मेनली ये प्रोफेशन में। मतलब अगर आप चाहते हैं कि केस मेरा चढ़े, फाइल हो, तो जजेस आपको सिर्फ 1 मिनट का चांस देंगे, शायद उससे भी कम। 1 मिनट में आप जो बोले सो बोले, नहीं बोले तो ख़त्म, जाइए वापस। केस चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। 1 मिनट भी शायद ज़्यादा हो जाएगा, 20-30 सेकेंड्स में ही कोई जजेस तो आपका फाइल फेंक देंगे, नहीं सुनेंगे। आप जब तक एक्यूरेट नहीं है तब तक आप इस लीगल प्रोफेशन में कमा नहीं सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है। तो मतलब जो हम लोग मूवी में देखते हैं कि लंबा बहस चलता है, 4 लाइन वो हाँ पूरा वो होता है, लेकिन वो सिविल केसेस में, सिविल कोर्ट में होता है। और जो भी नीचे के लेवल के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पे होता है, क्योंकि वही वो सब कोर्ट्स होते हैं जहाँ ट्रायल प्रोसीजर होता है। ट्रायल मतलब एविडेंस लिया जाएगा, विटनेस का जांच होगा, तो वो सब में आपका होगा। ऐसा नहीं है कि ये हाई कोर्ट काम बता रहे हैं, जो भी जूनियर जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पे होता है प्रोसीजर। फिर भी इतना लंबा नहीं होता जितना 2-2, 3-3 घंटे की मूवी होती है। तो मूवी का बात चल ही रहा है, तो एक चीज और पूछते हैं। जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं कि एडवोकेट पे गोली चलता है या उसको पैसा देके खरीदने का कोशिश किया जाता है, ये रियल है कि नहीं? हाँ ये बिल्कुल सच है और ये होता है, क्योंकि जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो खुद क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल एडवोकेट्स हैं। क्रिमिनल तो क्रिमिनल उनका नेचर ही है, वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो वो धमकी देते हैं। क्योंकि धमकी देना आसान भी है, और इससे ताकि जो है एडवोकेट वो अपना केस वापस ले ले, और उनका जो चार्जेस बन रहा है वो नहीं बने, केस ही नहीं चढ़ेगा। तो फिर अगर उसका कोई वकील ही सामने वाला अगर नहीं आएगा जज के सामने, तो केस क्या होगा, एक्स पार्टी हो जाएगा ना। एक आदमी को नहीं सुन के काम हो सकता है, तो फिर वहाँ पे वो केस डिसमिस होने लग जाता है। तो इसीलिए भी धमकी दिया जाता है कि आप हट जाइए, पीछे हट जाइए, ताकि केस ख़त्म हो जाए या उनके फेवर में आ जाए। और धमकी दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये सच है, और धमकी होता भी है और सच भी हो जाता है। उनकी फैमिली को, एडवोकेट्स की फैमिली को बहुत खतरा होता है, एडवोकेट्स को खतरा होता है। बहुत सारे एडवोकेट हैं जिनका इस चीज़ को लेके मतलब मर्डर कर दिया गया है, और बहुत दहशत तो रहता है क्रिमिनल एडवोकेट्स में। और हम लोगों को भी बोला जाता है कि आप क्रिमिनल एडवोकेट मत बनना, क्योंकि फैमिली पे दिक्कत आएगा। फिर भी लोग कैसे बन रहे कि कहाँ से आ रहा? ये गट्स का बात है कि ये जो ऐसा पेशा है ना, ये आपको अपने आप में इतना एम्पावर कर देता है, आपको किसी से डर नहीं रहता है। बीइंग अ वुमेन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन राइट नाउ। और इसके बाद भी हम नहीं डरे रहेंगे कि हम क्या बोल के आए हैं, क्योंकि हम एक एडवोकेट हैं। और हम लोग का शुरू से ही ये चीज़ सिखाया जाता है कि आपको डरना नहीं है। डरेंगे तो फिर आप कैसे केस लड़िएगा। और आप किसी का भी केस लीजिएगा, अगर आप सिविल भी मैटर लेते हैं, तो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो इनके पास इतना पावर और पैसा है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप पीछे हट जाइए। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो पैसा लेके हट जाता है, कि वो अपने एथिक्स को, मोरल को स्ट्रॉन्ग रखता है और वो केस लड़ता है। ये पर्सन पे डिपेंड करता है। पहले के ज़माने में मूवीज़ भी दिखाया जाता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एडवोकेट जो है वो अडिग होते हैं, नहीं हटते हैं। ये प्रोफेशन अपने आप में आपको बहुत मजबूत बना देता है कि आपको किसी से डर नहीं लगता है। उन लोगों को सिक्योरिटी मिलता है क्या? सिक्योरिटी है और अलाउंस है, बहुत सारा चीज़ है। आप इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, है एडवोकेट्स को। और एक तो बात है कि ग्रुप में चलता है ना, सब चीज़ ग्रुप में चलता है, तो एडवोकेट्स भी अपने कम्युनिटी के साथ चलते हैं, तो एक दूसरे को एम्पावर करते रहते हैं। तो हम लोग भी ग्रुप में हैं, और इसलिए हम लोगों को भी उतना डर नहीं है। अच्छा, जैसे सुनते कि ये हाई कोर्ट का वकील है, ये सुप्रीम कोर्ट का वकील है, तो कैसे मतलब लोग हाई कोर्ट का वकील बनता है फिर सुप्रीम कोर्ट? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको कैसे एडवोकेट बनना है, पहले तो यही जान लेते हैं। बहुत लोग नहीं पता है, शायद सोचते हैं कि लॉ का डिग्री ले लिए तो हो गया। नहीं, लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को नहीं पता है, और पता भी है तो लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट भी करते हैं। बेसिक्स अगर जाएं तो लॉयर उसको कहते हैं जो 5 साल का या 3 साल का डिग्री लिया है, बस वो लॉयर है। लेकिन जो AIB, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम दे के पास करके बार एसोसिएशन में या बार में इनरोल हो जाता है, बार ऑफ इंडिया में, भारत का भी, स्टेट का, बिहार का, सबका अपना अलग होता है बार। तो बार में आपको इनरोल होना होता है और साथ में एग्ज़ाम देना होता है।
तो आप इंडिया के या फिर स्टेट के बार में एनरोल होइए, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए AIB का एग्ज़ाम देने के बाद आप क्या हो जाएंगे, सर्टिफाइड। नाउ यू आर एडवोकेट, नाउ यू कैन एडवोकेट समवन्स केस इन कोर्ट में आप किसी का केस को एडवोकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसकी तरफ से लड़ सकते हैं। उससे पहले नहीं, उससे पहले आप एडवोकेसी नहीं कर सकते हैं। आप जा सकते हैं, केस उठा सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, बट केस जज के सामने नहीं खड़े होकर एडवोकेट कर सकते हैं। और अगर आप बन गए एडवोकेट, एक बार आपको मिल गया, तो फिर आप पूरे भारत में कहीं भी जाके एडवोकेसी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स में भी जा सकते हैं, जो छोटे कोर्ट्स होते हैं उनमें भी जा सकते हैं। कहीं भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये है कि पर्सन टू पर्सन मैटर वैरी करता है। अब जैसे अगर हम बिहार में रह रहे हैं और बिहार में हम पटना हाई कोर्ट के पास ही रह रहे हैं, तो हमको ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो हम पटना हाई कोर्ट आराम से जा सकते हैं, तो हम पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर बहुत दूर है, मोतिहारी में रह रहे हैं, वो पटना हाई कोर्ट रोज़ नहीं आ सकते हैं, तो फिर वो वहाँ के आसपास के कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि ये हर दिन का पेशा है, तो कहा जाता है कि आप जहाँ रहते हैं वो वहीं के आप कोर्ट में प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पहले जमाइए, और फिर धीरे धीरे आपको हाई कोर्ट का केस आएगा तो आप जाइए उस दिन जिस दिन आपका सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट का भी है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन AOR का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपको जाना है AOR के एग्ज़ाम में, पास करना है, और फिर आप तब वकालतनामा आपको फिर सुप्रीम कोर्ट का मिलेगा, फिर आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ जाके केस ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सब चीज़ होगा, बट वकालतनामा आपको नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का, उसका थोड़ा अलग रहता है। जैसे कि मैम कोई एडवोकेट का फीस होता है, हाँ, कितना फीस लेता है? अभी तो बहुत रील्स में चल रहा है। तो जैसे ये मान के चलो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई राइट्स है, वो क्या कर सकता है? किस चीज़ के राइट के लिए आप पूछ रहे हैं? जैसे कि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोई वकील का फीस। हाँ, लीगल एड उसको बोलते हैं। लीगल एड मिलता है हम लोगों को, जैसे कि अगर वुमेन है या फिर वो गरीब जो अकरीब पर्सन है, मतलब जिसके साथ हुआ है अन्याय, वो गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता है केस का सारा लिटिगेशन फ़ी, तो वो लीगल एड के थ्रू जा सकता है। और लीगल एड जो है बालसा नालसा, मतलब ये सब हैं अथॉरिटीज़ जो आपको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, और आप फ्री में, मतलब आपके तरफ से एडवोकेट लड़ेगा, तो आपको मतलब आपका केस का कोई पैसा नहीं लगेगा, वो फ्री लीगल एड होता है। प्रो बोनो जो है वो बहुत अभी चल रहा है, और सारे एडवोकेट्स और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, हाई कोर्ट के जजेस, वो यही बोलते हैं कि प्रो बोनो लिटिगेशन में आप आइए, यंग लॉयर्स। अगर आपको अपना नाम बनाना है तो प्रो बोनो कीजिए। प्रो बोनो का मतलब क्या है कि खुद से केस उठाइए फ्री में, किसी भी ऐसा व्यक्ति का केस उठाइए जो गरीब है या अफोर्ड नहीं कर सकता है या बहुत ही डाउन ट्रोडन यानी गरीब है, मजबूर है, नहीं अपना केस लड़ सकता है, आप उसका केस उठाइए और उसकी तरफ से फ्री में लड़िए। इसको प्रो बोनो कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मूवी का बताया, मूवी में हम देखे थे कि खुद से वो केस अपना लड़ रहा है। हाँ, ये भी होता है कि आप अपना केस खुद भी एडवोकेट कर सकते हैं, अपना केस खुद कर सकते हैं। अपने केस में आप खुद, OMG मूवी भी है, OMG में भी है, तो उसमें भी है, आप अपना एडवोकेट कर सकते हैं, अपना केस खुद लड़ सकते हैं। कैसे, जैसे अगर कोई नया आदमी हो, अपना केस खुद लड़ रहा है, तो उसको पता नहीं है कि कोर्ट में कैसे बात किया जाता है या कैसे नहीं, तो वहाँ ऐसा कोई जजेस आप पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, और आपको बस अपना बात रखना है। आपको कोई भी डायलॉग थोड़ी मारना है जो जैसा मूवीज़ में बना देता है। वो बहुत ज़्यादा अग्रीवेट कर देता है, बहुत बढ़ा देता है, उतना बढ़ाने का ज़रूरत नहीं होता ही नहीं है। रियलिटी इज़ अनदर थिंग, रील और रियल लाइफ अलग है ना, वैसे ही। और मेन हॉट टॉपिक जो है, जो सब कोई जानना चाहता है, लोग ओयो वगैरह जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ पे उनको तंग किया जाता है या पुलिस आ जाती है, तो उन लोगों के पास क्या राइट्स है? अभी हम लोग सब भी रील्स भी सब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एडवोकेट बना भी रहे हैं रील्स की। आपको 18+ होना है, आप जो वुमेन है, फीमेल पार्टनर है, वो 18+ होनी चाहिए, और जो मेल पार्टनर है वो 21 होना चाहिए, 21 ईयर्स, तो वो मेजर है। अब वो मेजर है और वो अगर प्राइवेसी में अगर है तो उसमें कोई गलत नहीं है। आपके आधार कार्ड को लिया ही जाता है, आपका एक ऑथेंटिक एज ही के लिए वो लिया जाता है, एज ऑथेंटिकेशन के लिए। वो बच्चा जो है वो कहीं माइनर तो नहीं है, तो वहाँ तक अगर आपका एज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें कोई आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इवन बोला भी जाता है आपके पेरेंट्स को भी बताने का उनका कोई हक नहीं है, क्योंकि आप जो हैं वो मेजर हैं, तो बस वहीं पे बात ख़त्म हो जाता है।
और दूसरी बात कि आप गलत जगह मत जाइए छोटे मोटे जगह मत जाइए, क्योंकि वहाँ रेड होता है, क्योंकि वहाँ गलत ही चीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ तो है। और जैसे कोई फेक आधार कार्ड बना के जाता है। हाँ, फेक आधार कार्ड तो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर एज एडिटेड नहीं, तो फिर अगर आप पकड़ाएंगे तो फिर तो आप पे कार्रवाई होगी, क्योंकि आप मेजर नहीं है। तो मेजर होना ज़रूरी है, मेजर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो मेजर वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, और जैसे कि लोग अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो वगैरह घूमते हैं रोड वगैरह पे या पार्क वगैरह पे, हाँ, तो उस वहाँ पे भी लोग परेशान कर देते हैं कभी कभी, या कुछ बोल देते हैं। नहीं, हाँ, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस में वो आता है कि आप जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, अफेक्शन जो दिखा रहे हैं, वो पब्लिकली ज़्यादा नहीं दिखाना है। एक लेवल तक हग कर सकते हैं, हाथ पे हाथ रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं पब्लिकली तो वो गलत है, तो फिर आप पे कार्रवाई होगी। पब्लिक न्यूसेंस में आ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक अफेक्शन दिखाने का भी एक लिमिट है, तो आप उसी लिमिट में आप कहीं भी अगर आप पब्लिकली दिखा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ नॉट परमिटेड बाय लॉ। आपको एक्शन लिया जा सकता है। अगर पुलिस आ गई और आप कोई भी गलत तरीके से हैं तो फिर आप पे कार्रवाई हो सकती है। सही है। और जो ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है ना, ट्रैफिक पुलिस वगैरह जो होता है, आपको रोक देते हैं, गाड़ी का चाबी निकाल लेते हैं या फिर मार भी देते हैं। हाँ, इस पे क्या राइट है हम लोगों के पास? बिल्कुल, इस पे हम लोगों का राइट है। और पुलिस, अभी भी बोला जा रहा है कि पुलिस जो है आपका चाबी नहीं निकाल सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत कीजिए। आप अपना पेपर अपने पास रखिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखिए, हेलमेट पहनिए, आप टेप मार के मत अपने नंबर प्लेट पे जाइए। जो ट्रैफिक नियम है वो तो पालन आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर नहीं पालन कर रहे हैं और तब अगर आपके साथ ये हो रहा है, आपका गाड़ी जब्त किया जा रहा है, तो गलत नहीं है। आपका गाड़ी जब्त किया जा सकता है, लेकिन हाँ, अब आप गलती भी किए हैं और सीनाजोरी भी कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको लॉ नहीं बचा पाएगा, फिर वहाँ पे आप गलत हैं। और अगर फिर आप सही हैं और तब भी आपके साथ अगर कोई कर रहा है, ऐसा भी केस होता है जब आप ट्रैफिक पुलिस तो अपने आप में बहुत एम्पावर्ड रहता ही है, तो वो तो निकालने लगता है और आपके पास सब चीज़ है, वो आपका बात ही नहीं सुनना चाह रहा है। तो उस केस में आप वीडियो बना लीजिए, आप कुछ प्रूफ इकट्ठा कीजिए ताकि वो आपको आगे काम आए, क्योंकि आप अगर सीनियर ऑफिसर के पास भी जाके वो दिखाएंगे तो आप हम कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ भाई, मेरा तो कोई गलती नहीं था, मेरे पास सारा कुछ है, फिर भी मेरे साथ ये ज़बरदस्ती किया गया है। तो आप अपने आप खुद लॉयर बनिए, अपना खुद एडवोकेसी कीजिए और प्रूफ लेके चलिए हर चीज़ में। और हाँ, ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए तो आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर टेप मार के अगर कोई चल रहा पकड़ा गया तो क्या मतलब चालान हो सकता है, कितना हो सकता है? 10,000 तक का चालान कट जाता है। 5,000 से 10,000 तक का भारी रकम उसमें आपका लग जाएगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपका हेलमेट नहीं है और आप माइनर हैं, 18 साल से कम के हैं, दूसरा का बाइक लेके निकल गए, जो कि हमारा भाई बहन लोग करता ही है, वहाँ आपका गाड़ी जब्त हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि आपका चालान बहुत बड़ा कट गया है या फिर आप ऐसा है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए है, और गाड़ी लेके भाई बहन का निकल जाते हैं, पकड़ा जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप एकदम चल रही है। गाड़ी पकड़ाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा क्राइम कर दिए हैं। क्राइम किए हैं, बहुत बड़ा भी क्राइम नहीं हुआ है। आपका चांसेस है, जो लॉ है हमारा वो हम लोगों को चांस देता है अपना एडवोकेसी करने का। नहीं तो जो भी है वो, उसको तो मर्डरर को सज़ा हो जानी चाहिए, क्यों ही फिर उसका हम लोग सुनते हैं बात। ऐसा तो नहीं है, सबको बात कहने का सज़ा तभी होगी जब आप अपना बात रखेंगे, फिर सुन के सज़ा होता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो बच्चों को घबराने का ज़रूरत नहीं है। आपका गाड़ी अगर जब्त किया गया है और सच में आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप चुपचाप रहिए, जाइए और सीधा वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एसपी हैं, वो बैठते हैं और वो बाकायदा सबसे मिलते हैं। अभी दीघा जो है हमारा मरीन ड्राइव के पास बहुत बाइक जब्त होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोग गाड़ी तेज़ रफ्तार में चलाते हैं, गलत जगह पार्क कर देते हैं। वहाँ पे नहीं पार्क करना है, क्योंकि पुलिस तो हर समय आते रहती है राउंड अप पे और वो पकड़ लेती है गाड़ी। तो वहाँ पे आप अगर गाड़ी लगा रहे हैं जहाँ पार्किंग नहीं है तो ये सब तो गलत है ना, तो गाड़ी तो आपकी जब्त हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो आप सीधा एसपी से जाइए, बात कीजिए, अपना सारा प्रूफ लेके जाइए और वो नेगोशिएशन करते हैं, आपका बात मान के कुछ पैसा कम हो जाता है। और आप अगर जेन्युइन हैं, आपसे सही में गलती हुआ है, जानबूझ के नहीं किया गया है, तो आपका 10-15 हज़ार का चालान 100 में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है, 1500 में भी हो सकता है, 2000 में भी निपट जाएगा। हाँ, आपके कन्विंसिंग पे और आपके सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है कि आपका क्या दिक्कत था। हो सकता है इमरजेंसी में हो तो फिर आपका वो लोग मानते हैं, वो ऐसा भी नहीं है कि रख लेंगे आपका बाइक। और बहुत कुछ सुनने में ये भी आया कि
गाड़ी मेरा पार्क है फिर भी चालान कट जा रहा है, उस केस में क्या किया जाए? हाँ, गाड़ी पार्क है तो गलत जगह पार्क है, ये भी हो सकता है। हाँ नहीं, जैसे फालतू में भी किसी का चालान कट गया, हेलमेट हाँ। पहना हुआ है फिर भी चालान कट हाँ। गया। हाँ हाँ, तो देखिए अब बहुत माइनर भी होता है और कभी कभी चालान जानबूझ के भी कट जाता है, तो वो सब परिस्थिति में आपको बस वही है, अब आपका कट अगर एक बार चालान कट गया है तो आपको पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो आप सीधा जाइए और सीधा और सीनियर ऑफिसर से बात कीजिए और मैनेज हो जाता है। मैनेज इन द सेंस हम लोग का बिहारी लैंग्वेज वाला मैनेज नहीं, मैनेज इन द सेंस कि आपका नेगोशिएशन हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। जैसे कि आप वीडियो का बोल रहे थे कि हाँ। हम लोग बनाते हैं, हाँ। बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम लोग कहेंगे वीडियो अगर बनाते हैं मोटो ब्लॉगर सब, हाँ। तो उन लोग को मना करता है कि नहीं वीडियो में नहीं बनाना, हम केस कर देंगे। हाँ, ये क्या लगा है वो, पहले इसको बंद करो। हाँ, तो पुलिस जो है वो अपनी मर्जी से ही आपको अपना वीडियो देगी। और दूसरा चीज़ है कि अगर कुछ गलत हो रहा है और तब आप वीडियो बना रहे हैं तो वो वैलिड है, क्योंकि अभी हम लोग हाल में भी एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कि उसका FIR नहीं लिखा जा रहा था एक लड़की का। हाँ, और वो तब उसका वीडियो बनाई थी तो वो वैलिड है। वो उस समय पुलिस इंस्पेक्टर का ही वीडियो बना रही थी, पुलिस के ऑफिस पुलिस स्टेशन में खड़े होके। हाँ, तो अगर गलत हो रहा है तो आपका बनाना लाजमी है, लेकिन अगर आप फ़न के लिए बना रहे हैं तो गलत है। इवन अभी जो बाइक राइडर्स होते हैं वो वीडियोस बनाते हैं, स्टंट करते हैं, तो वो सब गलत है, आप फिर बड़े फंस जाइएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या है स्टंट करते हैं, मरीन ड्राइव पे भी बहुत सारा मर्डर हो चुका, मतलब मर्डर नहीं कहेंगे, एक्सीडेंट हो चुका है, डेथ हो चुका है, खुलते ही बहुत सारा डेथ हो गया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट चला रहे थे और जो लिमिट है, स्पीड लिमिट है, वो उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सब गलत चीज़ करेंगे तो फिर आपको फ़ाइन लग रहा है, या पुलिस आपको अगर डांट रही है तो गलत नहीं कर रही है। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि पुलिस गलत है। ये बात अलग है कि पुलिस और एडवोकेट का 36 का आंकड़ा रहता है। हाँ, ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वकील को हर तरफ से कहीं ना कहीं लॉज पता है और वो उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वकील है वो अपने आप में बहुत एम्पावर्ड है, तो हम लोगों का चालान नहीं काटते हैं क्योंकि जानते हैं कि ये लोग खुद लॉ जान रहा है, लॉ पढ़ा है, तो लॉ कैसे तोड़ेगा। लेकिन बहुत सारे वकील हैं, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में भी एडवोकेट का स्टिकर लगा लेते हैं, यूज़ करते हैं उसको, तो ठीक है, करना नहीं चाहिए। स्टिकर जो है आप एडवोकेट का वो नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप लगाए हुए हैं गाड़ी में और आप हैं नहीं एडवोकेट, नहीं यूज़ करना चाहिए, बट फिर भी लोग करते हैं। अच्छा, लोग जो पुलिस का जो लगा के चलते हैं उस पर, जैसे घर में कोई एक आदमी भी पुलिस हाँ, तो ये सब गलत है। हाँ, घर वाला लगा लेते तो ये सब गलत है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। उस पे भी कुछ मतलब चालान या कुछ ऐसा करता है क्या? हाँ, अगर पकड़ा जाएंगे और आप नहीं हैं और गाड़ी का नाम और रजिस्ट्रेशन ऐसे, कोई है फैमिली में कोई है तो आप पापा विधायक हैं तो आप सब लोग विधायक नहीं हो गए। जो होते हैं ना, चाचा हमारे विधायक हैं, बिहारी लोग का यही ना है, सब विधायक नहीं है ना, चाचा विधायक हैं, चाचा पुलिस में, आप लोग नहीं हैं। तो वही चीज़ है, आप अपने गाड़ी में बस लगाइए और गाड़ी जिसका है बस उसको यूज़ करना चाहिए। लॉ तो यही कहता है, लेकिन अब यूज़ किया जा रहा है। जब तक पकड़ा नहीं रहे तब तक ठीक है, पकड़ा गए तो फिर गलत जब तक चल रहा है चलाते रहो। जैसे कि आप अभी अब थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कुछ ब्लैक मैजिक के बारे में। हाँ, ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक का हम लोग पहले बात कर रहे थे कि हमारा जो अभी मूवीज़ भी आ रहे हैं, स्त्री भी आने वाला है, प्रमोट नहीं कर रहे बट स्त्री आने वाला है, एक्साइटेड है हम लोग, इन्जॉय अच्छा है, एंटरटेनमेंट। मुंजिया अभी जो मूवी आई है वो, उसमें भी क्रीचर जो है वो बाल ब्रह्म राक्षस ऐसे ही करके कुछ दिखाया गया है। तो ये सब टाइप की जो है ना ब्लैक मैजिक ओरिएंटेड जो है, शैतान मूवी आया था उसमें भी ब्लैक मैजिक का बात किया गया है। तो ब्लैक मैजिक जो है वो अपने आप में बहुत वैलिड है, ऐसा नहीं है कि मन घड़ंत है, लोग करते हैं, हो भी रहा था। और इसीलिए बिहार में उसके लिए एक एक्ट भी लाया गया, 1999 में लेके आया गया ब्लैक मैजिक प्रोहिबिशन एक्ट। और वो उसको ज़रूरी था लाना क्योंकि बिहार, झारखंड, बंगाल, ऐसे ये सारे जो प्रदेश हैं ये बहुत ज़्यादा डायन, चुड़ैल, पिशाच, है ना, ब्रह्म राक्षस, बहुत इस पे विश्वास रखते हैं। और अब पता ही नहीं, बीइंग अ लॉयर हमको तो नहीं बोलना चाहिए कि ये सब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में है या बोलिए नेगेटिविटी है, कुछ होता है जिसकी वजह से लोग इतना इसकी तरफ इंक्लाइन होते हैं। कहीं ना कहीं उनको कुछ फ़ायदा होता होगा, तभी वो इतना ब्लैक मैजिक या जो भी इसको प्रोपोगेट करते हैं, बढ़ाते हैं, बात करते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं। गाँव में ज़्यादातर होता है और आज भी हम लोग कोई भी वुमेन को डायन ही बोल दिया जाता है, चुड़ैल ही बोल दिया जाता है। होता क्या है मतलब एक्यूरेट कुछ नहीं होता है। लीगल जो है, जो हमारा लॉ है वो इसको नहीं मानता है, और जो भी ऐसा प्रैक्टिस करता है उसको सज़ा का प्रावधान है। जो भी अगर इस प्रैक्टिस में संलग्न पाया गया, मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं और पूरा तिगोण बना के और कैंडल जला के
और कौन सा टेबल होता है जो कि ओएजा बोर्ड, हाँ हमारे कंजरिंग वगैरह मूवी में, हॉलीवुड मूवीज में, और हम तो हॉरर पॉडकास्ट और हॉरर मूवी के बहुत फेवरेट हैं, मतलब हमको पसंद आता है। रियलिटी कुछ नहीं है, विश्वास कुछ नहीं है, वो इंटरेस्टिंग खुद को बना देता है, तो लोग इसलिए बहुत उसको करना चाहते हैं या सोचते हैं कि करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप करते हुए खाली भी पकड़ा गए ना तो आप पे सजा है। कितने साल का होगा हम एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं, बट अच्छा खासा सजा का प्रावधान है, और ये बहुत पहले, आज से काफ़ी साल पहले 1999 में लेके ही आया गया था, और बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत बहुत हमारे रूढ़ में जमीन तौर पे ये फंसा हुआ है। वीडियो में ऐसे बस यूज किया आपने बहुत पहले तो उसके लिए भी कुछ है? नहीं, वीडियो में यूज़ किए हैं तो आप उसको तो बस प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको डिस्क्लेमर लिखना पड़ता है कि हम इसका प्रोपगेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसका प्रोपगेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसका बढ़ावा नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा है। इस तरह की चीज़ों को मूवीज़ भी बनते हैं तो वो लिखते हैं पहले बाकायदा, नहीं तो फिर उन पे ही केस हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं भाई, इतने बड़े 21वीं सेंचुरी में भारत जा रहा है और आप अभी भी पुराने ज़माने की चीज़ों को दिखा रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों को लिखना पड़ता है। अच्छा, हाल फिलहाल में एक केस था जो बहुत ही हाइप में आया था, पुणे वाला केस, जिसमें बोला गया कि ए से लिखने वाला, हाँ ऐसे लिख के उसको बस छोड़ दिया, क्या मतलब? जुवेनाइल जस्टिस में हुआ था, और सही है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन हाँ अपील कर सकते हैं, और जजेस का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आज तक तो इतना लिबरल नहीं जजमेंट आया है इस मामले में, लेकिन ये अपने आप में बहुत, अब देखिए हर एक जजमेंट जो होता है वो रियल नहीं कहेंगे, हर एक जजमेंट जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है। हम लोग अपील करते हैं, सिविल कोर्ट में अगर कोई जजमेंट आया तो उसको हाई कोर्ट में लेके जाते हैं, हाई कोर्ट में अगर वो जजमेंट हमको नहीं पसंद आया है, नहीं एक्यूरेट है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, जजेस होते हैं अपने अनुसार करते हैं जजेस जजमेंट, तो आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाइए, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो वो होगा वो बाइंडिंग होगा, वो फाइनल होगा, उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट समझ के ही सब चीज़ करती है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो सबसे बड़ी है, सुप्रीम है, तो वो गलत कभी नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो भी कोई ऐसा जजमेंट दे देती है जो कि खुद ही अपने जजमेंट को चेंज करती है। जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी, मेल और मेल है, अभी के लिए बोल रहे हैं मेल अगर है, मेल पार्टनर्स हैं आपके, तो आप प्रेम संबंध में आप रह सकते हैं उस तरह का प्रेम संबंध, दोस्ती वाला नहीं, प्रेम संबंध में रह सकते हैं, लेकिन पहले नहीं था। डिक्रिमिनलाइज अभी किया गया, मतलब उसको अब क्रिमिनल नहीं माना गया, बट पहले क्रिमिनल माना गया था। तो जजमेंट खुद ही नवतेज सिंह जौहर का केस हो गया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अपने ही केसेस को सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है उसी को चेंज करती है खुद ही। समय का डिमांड होता है, केसेस का सर्कमस्टांसेस होता है, तो उसके हिसाब से खुद ही चेंज करते चली जाती है। पहले वो बोलती है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, मीन्स अगर मेल और मेल अगर लव अफेयर में है, कंसेंट के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोलती है दिक्कत है, फिर बोलती है अभी जो लेटेस्ट जजमेंट है कि नहीं दिक्कत है। पहले जो है मेल फीमेल और फीमेल है, लव रिलेशनशिप में अब रह सकते हैं, लेकिन पहले नहीं रह सकते थे, उससे पहले भी रह सकते थे, तो जजमेंट खुद ही अपना चेंज करती है सुप्रीम कोर्ट। तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए, रिवीजन कीजिए, बहुत सारा ऑप्शंस होता है। तो हमको लगता है कि अब उसका केस का क्या सर्कमस्टांसेस है, जजेस को क्या लगा नहीं लगा हम लोग नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज तो हुआ है इसका, ऐसे कोई ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा, किसी को फांसी दिया जाता है तो लास्ट में देखते हैं कि पेन को तोड़ दिया जाता है, हाँ, तोड़ा जाता है, उसके पीछे क्या है? इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि ये बहुत अपने आप में ही खराब जजमेंट है, अपने आप में ही बहुत बड़ा जजमेंट है, किसी का लाइफ ख़त्म हो रहा है, तो वो पेन जो है उसको उतना सही नहीं माना जाता है। लीगल क्या है पता नहीं, लेकिन हम लोग यही, इसके पीछे का यही इंटरप्रिटेशन है, बहुत तरह का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो हमारा ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये अपने आप में बहुत ही हीनियस क्राइम के लिए आप दिए हैं और बहुत बड़ा जजमेंट है। भारत का संविधान कहता है कि 99 छूट जाएं, बट एक को भी सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अगर एक को सज़ा हो रहा है और वो भी डेथ पनिशमेंट, तो भारत का संविधान ये भी कहता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही आप डेथ पनिशमेंट दीजिए। मतलब बहुत संगीन अपराध का भी जो बाप हो, जो उसका भी सबसे बड़ा गुनाह हो, उसमें आप डेथ पनिशमेंट दीजिए, नहीं तो आप जनरली डेथ पनिशमेंट नहीं सुनेंगे। जो बहुत बहुत हीनियस क्राइम है जिसका आप कोई ऑप्शन ही नहीं देखते हैं, वहाँ ही डेथ पनिशमेंट होता है। चाइना में हर एक दिन पे डेथ पनिशमेंट हो रहा है, चाइना हमारा जो पड़ोसी देश है उसमें हर एक दिन ही एक डेथ पनिशमेंट होता है, बट भारत ऐसा देश है जहाँ पे अभी तक में 100 के पास आंकड़ा गया है टोटल अभी तक
डेथ पनिशमेंट का, बहुत कम डेथ पनिशमेंट होते हैं। अब ये इतना अपने आप में ही बहुत बड़ा बात है कि इसीलिए पेन का जो नीब है वो तोड़ दिया जाता है कि अब उस पेन से कुछ और लिखना ठीक नहीं है। ये जो रेपिस्ट लोग होते हैं, हाँ, उन रेपिस्ट। लोगों के लिए क्या होगा? जैसे कि जो अक्यूज्ड पाया गया उसके लिए क्या होगा? सजा है। नहीं, उनके लिए भी जैसे कि निर्भया रेप कांड एक टाइम हुआ था ना, सबको पता था कि कौन दोषी है, ठीक है, उसके बावजूद भी 6 साल की 7 साल तक उनका केस चला, क्यों? देखिए, हम लोग ऐसा मूवीज़ में देखते हैं ना कि आज 2 घंटे का मूवी होता है, केस चढ़ा, केस क्राइम हुआ, केस चढ़ा और कुछ ही देर में उसका निपटारा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सालों साल चलता है केस। कभी कभी तो लोग मर जाते हैं फिर भी उनका केस चलते रहता है। 10-10 साल तक, 20-20 साल तक केस का जजमेंट आता है। जो हमारा सिविल मैटर है, ज़मीन से रिलेटेड केस होता है, लोग मनाते हैं ना, मिठाई खाओ, इतना पुराना केस जीत गया। क्योंकि ये केसेस जो है ना वो बहुत बारीकी से चलते हैं और बहुत मेन रीज़न जो है, जो मतलब हम ऑन ग्राउंड जो हम रियलाइज़ किए हैं वो ये है, वकील जो हैं वो कहीं ना कहीं केस को खींचने का कोशिश करते हैं। हम भी उसी वकालत पेशे में जाएंगे और हैं भी, लेकिन यही सच्चाई है कि वो खींचते हैं। कभी सामने वाला जो एडवोकेट है नहीं आया तो फिर अगले डेट पर चला गया, हम ही नहीं गए, सामने वाला पार्टी गया, केस टला गया। तो उसे टलाते टलाते काफ़ी दिन हो जाता है। खींचने फ़ायदा है वही फीस। अच्छा, इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन भी तो देना पड़ता होगा ना? जेन्युइन रीज़न देना पड़ता है और जजेस भी मानते हैं, तो आपको जेन्युइन रीज़न देना पड़ता है। लेकिन कुछ तो खुद भी जजेस भी लिबरल होते हैं, खुद भी समय देते हैं। अब जैसे अगर हमको तैयारी करके आना चाहिए था आज, लेकिन हम नहीं आ पाए तो हमको फिर टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमको आज के आज ही बोलना है। हाँ, लेकिन अगर वो बोल दिए हैं जजेस कि नहीं अगला डेट अंतिम डेट होगा, अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, तो उस समय आपको एकदम तैयार हो के आना, नहीं हो के आया तो आपके हाथ से गया केस। अदरवाइज स्टार्टिंग में केस चलता है, अच्छा खासा चलता है। इसीलिए हमारे जुडिशरी पे लाखों केस पेंडिंग हैं और जजेस जो हैं उन पर बहुत बोझ है। और पटना हाई कोर्ट के ही एक जज हैं जो एक दिन में 100 200 केसेस हैंडल कर रहे हैं, निपटारा कर रहे हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ। क्योंकि उस समय हम देखे थे कि ज्यादातर ह्यूमन राइट कमीशन वाला ही ना केस को और डिले करवा रहा था धीरे धीरे करके। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सभी के बारे में बात करता है, वो चाहे विक्टिम हो या अक्यूज हो। चाहे अक्यूज rapist के हो। साथ भी कोई भी वायलेंस या फिर हरासमेंट नहीं होना चाहिए जेल में, ना उनके साथ कोई मिसबिहेव होना चाहिए। उनका जो प्रॉपर फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, वो प्रॉपर उनको मिलना चाहिए। उनको ट्रायल का प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, एडवोकेट मिलना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन देखती है और ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ह्यूमन राइट यही है, हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, देश से भी ऊपर ह्यूमन राइट है, वो किसी भी लिंग का हो, वो सभी को वो राइट है कि वो उनके साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। उनको उनके सुनने का अधिकार है। तो सुनने का, अब हम ठीक है आप पे केस चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको सुना ही नहीं जाएगा। नहीं तो फिर हमारा जो केस था 2013 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट केस, उसमें क्यों, तो भाई एविडेंट था कि वो बंदा, जो बच्चा था 13 साल का, वो अपने आप बंदूक से इतने लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया था। तो वो केस जो है उसमें तो देख रहा है लोग, एविडेंस भी है, फिर भी क्यों ट्रायल चला? क्योंकि ये हमारे जुडिशरी का नियम है, ये सिद्धांत है, ये बेसिस है, ये डॉक्ट्रिन है कि आपको दोनों पार्टी को सुनना है। आप किसी एक पार्टी को नहीं सुन सकते हैं, सिर्फ एक पार्टी को सुन के जजमेंट नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको, भले आप जग जाहिर है कि आप अक्यूज हैं, फिर भी आपका ट्रायल प्रॉपर तरीके से चलेगा। आपको एक अपॉइंट, अगर आपका कोई केस नहीं ले रहा है फिर भी आपको एक एडवोकेट अपॉइंट किया जाएगा और फिर आपका प्रॉपर जो ट्रायल चलना चाहिए कि इसके तरफ से अपना बात रखा गया, इसके तरफ से अपना बात रखा गया, और फिर उसका जो निचोड़ हुआ, जो भी जजमेंट आया, वो प्रॉपर उसी तरीके से आना चाहिए। तो ये नहीं है कि पहले से लग रहा है कि ये तो क्रिमिनल है तो जजमेंट हो जाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं लोग इसका फायदा भी गलत उठा रहा है इसका मतलब। हाँ, उठाया जाता है, लेकिन वही बात है कि एक भी इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाल फिलहाल में जो पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर, उसके पीछे, मतलब पेपर लीक के पीछे क्या लॉ वगैरह है? पेपर लीक के पीछे अभी एक बिल आया है, लेटेस्ट बिल भी अब लाया गया है, जिसमें कि आपका जो भी ये स्कैम से रिलेटेड जो भी लोग होंगे उन पे सज़ा होगी, उस सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। जो भी बच्चा अगर इससे कनेक्टेड है पेपर लीक से, उसको क्वेश्चन पहले मिल जाता है। जैसे अभी एक बच्चा बिहार का ही है जो कि गवाही भी दे रहा है, तो ये केस है।
एक लड़की भी थी जो क्लेम कर रही थी कि मेरा जो केस है वो मेरा पेपर टॉर्न हो गया, फट गया है, हाँ लेकिन उसका जजमेंट में क्या मतलब उसका क्या हुआ, डिसमिस कर दिया गया। इवन उस पर पनिशमेंट, अब एनटीए जो है वो उसके खिलाफ भी प्रोसेस कर दिया है, प्रोसीड कर दिया है, वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाई है और डॉक्यूमेंट उसका शायद गलत निकल गया है। कुछ खास लॉ नहीं किया, नहीं, प्रॉपर इसके लिए वो लॉ नहीं था और अभी बिल पास हुआ है, बिल पारित हो जाएगा, लागू हो जाएगा तो लॉ बन जाएगा। फिर आप अगर ऐसा काम करते हैं तो बहुत बड़ा बात है ना कि अगर जब इतना बड़ा परीक्षा जिसमें कि भारत के 15 लाख से 20 लाख बच्चे जो बैठ रहे हैं, जो अपना ज़िंदगी लगा रहे हैं, अगर उन नेशनल लेवल पे अगर उनके साथ भी अगर गलत होगा तो फिर लोग क्या, किसके पास ऑथेंटिसिटी के लिए जाएंगे, किसको सच मानेंगे, किस एग्ज़ाम को सही मानेंगे कि हम इसमें बैठेंगे तो मेरा सही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट पे भी अगर हमको शक होने लग जाए तो फिर वो एग्ज़ाम तो फालतू हो गया ना, फिर तो वो मजाक है। तो इसलिए लॉ आना ज़रूरी था और अभी पास किया गया है बिल और उस पर भी काम चल रहा है और लॉ बन जाएगा तब तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो प्रोसीडिंग ही हो जाएगा। अभी तो दिक्कत आएगा क्योंकि कोई पर्टिकुलर लॉ उस पर नहीं बना हुआ है, फ्रॉड ये सब का केस चल सकता है। और जैसे कि मैं पर्सनल थ्रो क्वेश्चन द फ्रेंड ग्रुप है कि जैसे किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर से हाई वोल्टेज वायर गया, हाँ, तो उसके लिए क्या, उसको हटवाना है तो क्या प्रोसीजर कर सकते हैं? हाँ, हम लोग पीडीडी के पास जा सकते हैं, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उस पर हम लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इवन आप कुछ भी नहीं समझ में आए तो सीधा कंप्लेंट फाइल कीजिए, सीधा लिख के कंप्लेंट फाइल कर दीजिए कोर्ट में। PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी चलता है। आप कोई भी हैं जो कि किसी और के बदले भी आप केस कर सकते हैं। अग्रीव पार्टी भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ अगर रेप हुआ है तो वही लड़की जाके केस करेगी तो केस चलेगा, ऐसा नहीं है। उसके बिना पे, उसके बिहाफ पे कोई और भी, कोई भी, चाहे उसका रिलेटिव वो नहीं हो, कोई दूसरे कास्ट का, रिलीजन का, कोई दूसरे घर का, कोई भी दूसरे स्टेट का भी अगर इंसान उसके लिए अगर आवाज़ उठाना चाहता है तो वो PIL फाइल कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और उसके तहत अगर आप सच में जेन्युइन हैं, आप फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, कोर्ट को बरगला नहीं रहे हैं, तो कोर्ट जो है वो आपके PIL को टैकल करेगी और आपको जवाब देगी, मतलब आपका केस चलेगा। तो आप इस तरीके से PIL फाइल कर सकते हैं। PIL तो बहुत बढ़िया तरीका है क्योंकि ऐसा जो केस है जो कि घर से वायर जाने वाला, पोल जाने वाला, ये बहुत लोगों के साथ है, तो आप सबके बिना पे आप केस फाइल कर सकते हैं। किसी भी एडवोकेट के साथ मिलके ये काम हो सकता है, वो सबके बिना पे कंप्लीट एक ग्रुप के लिए PIL डाल सकती है। और अगर ये जजेस को लगेगा तो फिर इसके लिए तो सीधा आपको पार्टी बनाया जाएगा, स्टेट को, स्टेट सीधा पार्टी बन जाएगी क्योंकि ये बहुत लोगों को अफेक्ट कर रहा है। सिर्फ ये एक इंसान का फिर ये केस नहीं रह जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा मामला है, बहुतों के साथ होता है। तो मैम अगर किसी पे केस होता है तो उस पर्सन के पास क्या क्या राइट्स रहता है? हाँ, जैसे कि अगर आपके ऊपर केस चल रहा है या किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, तो अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो उस समय आपके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है जो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारा केसेस है, हुस्नारा खातून का केस है जिसमें कि ट्रायल ही पीरियड में 20-25 साल चला गया है और इंसान का अभी तक जजमेंट नहीं आया, वो 20-25 साल काट चुका है और उसका सज़ा अगर होता भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल होता, वो काट लिया इतना ज़्यादा सज़ा। तो ऐसा होता है, अगर आपको अपने बारे में अगर लॉज नहीं पता है जो कि बेसिक्स लॉज हैं तो आपके साथ गलत हो सकता है, आपको अवेयर होना होगा। सबसे पहला चीज़ है, अगर आप अरेस्ट हो रहे हैं तो उस समय आपको कोई भी अगर अरेस्ट करता है, अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको बताना होगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, रीज़न ऑफ अरेस्ट आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिना किसी को बताए आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे ही कि चलो अब तुमको लेके जाया जा रहा है, बताएंगे वहाँ जाना, वैसे नहीं हो सकता है। आपको बताना पड़ेगा कि उसको आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास अधिकार है कि हम अपना एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, किसी घर परिवार को बता सकते हैं कि हमको अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ, दूसरा, आप अपने मनपसंद का लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। आपको नहीं रोक सकता है कोई कि अरे अब आपका एडवोकेट को भगा देगा या नहीं रखने देगा, तो वैसा नहीं है, आपको अपना मनपसंद एडवोकेट रखने का भी अधिकार है। जेल में चले गए हैं फिर भी आप रख सकते हैं, मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। वुमेन अगर है, वुमेन को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको रात में नहीं वुमेन को अरेस्ट करना है, और वुमेन को अरेस्ट करते समय एक फीमेल ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अरेस्ट ही नहीं आप करना है। इवन अभी लेटेस्ट जो पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें ये मतलब रील्स में भी बहुत आ रहा था कि डांटा जा रहा था एक पुलिस ऑफिसर को, पुलिस इंस्पेक्टर का जो पूरा मतलब पुलिस स्टेशन को ही सस्पेंड कर दिया गया
उसका केस का साइटेशन नहीं याद है, लेकिन उसको पूरे पुलिस स्टेशन को ही सस्पेंड कर दिया गया बस इस वजह से क्योंकि उसने एक वुमेन को सुबह 4 बजे भोर में, जब उस समय हल्का अंधेरा ही था, उस समय अरेस्ट किया। तो हमारे पास अधिकार है कि हमें सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, जब तक अच्छा खासा लाइट नहीं हो जाए, हम लोगों को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। अरेस्ट करेगा तो उस समय एक फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है। उस टाइम पे तो फीमेल पुलिस ऑफिसर भी रहेगी तो भी नहीं अरेस्ट करना है, दिन में ही आपको अरेस्ट करना है वुमेन को। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वुमेन के साथ रेप जैसे संगीन अपराध भी होते हैं पुलिस ऑफिस में, स्टेशन में, और उस पर भी बहुत सारा जजमेंट भी आया है, बहुत फेमस केसेस भी हुए हैं जो कि स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में ही किसी भी वुमेन के साथ रेप हो गया रात में। इसलिए उस दिन के बाद ये आ गया नियम कि आपको रात में नहीं अरेस्ट करना है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, राइट्स हैं, लेकिन ये सब बेसिक्स राइट है, ये पता होना चाहिए। तो ऐसे लड़का लोग को भी आना चाहिए कि रात में ना पड़े। नहीं तो लड़का लोग का भी होता है ना। बता तो रहे हैं, बीएनएस जो है वो नहीं दे रहा है, कोई प्रोविजन ही नहीं बना रहा है कि मेल का भी रेप हो सकता है, इसका कोई बात ही नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ है। हाँ, ट्रांसजेंडर का भी रेप का कोई मतलब चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसजेंडर को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ थर्ड जेंडर, और उनके राइट्स को भी ट्रांसजेंडर राइट प्रोटेक्शन राइट के तहत 2019 में लाया गया है। तो उनका पूरा राइट का एक पूरा एक्ट ही बन चुका है। अब जब हाँ इतना बात आगे बढ़ चुका है, इतना सुप्रीम कोर्ट पावर दे रहा है, राइट्स दे रहा है, तो फिर ये तो गलत हो रहा है। तो हमको यही लगता है कि अमेंडमेंट होगा, और अभी बीएनएस कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट होने में टाइम है। एज अ फीमेल देखते हैं कि लड़की लोग जो है वो कुछ भी बोल देती है, लड़का लोग डर जाता है कि यार सीधा जेल हो जाएगा। डर के तो रहना पड़ेगा। सोसाइटी को ऐसा बनाया गया है कि वुमेन को डर के रहना पड़ रहा है, लेकिन जहाँ हम लॉ पढ़ते हैं तो हमको यही समझ में आता है कि मेल को डर के रहना है, वुमेन को डर के नहीं रहना है। अच्छा। क्योंकि सारा लॉज जो है वो वुमेन ओरिएंटेड है, वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। हम लोग अगर एक भी आवाज़ उठाएंगे तो कहानी ख़त्म हो सकता है किसी का, कि किसी का करियर ख़राब हो सकता है, किसी का ज़िंदगी ख़राब हो सकता है। बस वही एक आवाज़ उठाने तक का देरी होता है, उसके बाद फिर मेल का कोई वजूद नहीं है। गलत है तो सही है, तो फिर तो हमारा लॉ है ही, हम इसका गलत फायदा नहीं उठाया जा रहा है। बहुत गलत फायदा भी उठाया जा रहा है, और इसलिए जेंडर न्यूट्रल लॉज का बात किया जा रहा है। मतलब ऐसा लॉ जिसमें कि कोई लिंग से जुड़ा हुआ ना रहे। जैसे रेप है तो रेप वुमेन का ही होगा, मेल का नहीं होगा। उस सेक्शन में ही डाल दिया गया है कि रेप में वुमेन का ही होगा रेप। तो इसको भी जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाओ। ये जो नया संहिता आया है, कानून आया है, उसके आने के पहले ये कहा गया था कि ऐसा नियम आना चाहिए जिसमें कि मेल का भी राइट का बात हो, मेल को भी प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मिसयूज़ अगर किसी लॉ का हो रहा है या किसी प्रोविज़न का हो रहा है तो वो 498 डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। मेल जो है, हस्बैंड जो है, उनको गलत तरीके से जेल में बंद कराया जा रहा है, उनके परिवार को, क्योंकि एक कंप्लेन करने का तो देरी है, तो फिर आप और आपका परिवार जेल के अंदर हो। सुनने में आता है कि अगर लड़की केस करती है तो बिना पूछे सीधा जेल। वही वो केस हो जाएगा, क्योंकि वो केस ही इतना स्ट्रांग बनाया गया है, प्रोविजंस इतने स्ट्रांग बनाए गए हैं 498, जिसमें कि आप अगर किसी भी वुमेन को क्रुएलिटी कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, डाउरी डेथ क्या है? किसी वुमेन का 7 साल के अंदर अगर डेथ हो जाता है तो आप उसको अगर 1-2 बार भी क्रुएलिटी किए हैं, डिमांड किए हैं डाउरी का, तो थोड़ा सा भी अगर लगा कोर्ट को कि सही बात है, ख़त्म कहानी है आपका, डाउरी डेथ का केस चल जाएगा। ये बहुत हार्ड बनाया गया है, बहुत मजाक थोड़ी होता है केस, मजाक नहीं होता है, झूठ होता है। अब अगर ये भी तो नियम आना चाहिए कि अगर कोई वुमेन झूठ बोल रही है तो क्या हो, ये सब का बात नहीं किया गया है। क्योंकि फिर क्या होगा ना कि फिर इसका भी रिpercussions वुमेन पे आएगा, फिर वुमेन कम आएंगी बात करने के लिए, ऐसे ही वुमेन कम आती हैं, तो मिसयूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा मिसयूज़ 498 का होता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का एम्पावरमेंट कुछ ज़्यादा ही एम्पावर हो गया आजकल, होना चाहिए, लेकिन गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। और वुमेन के साथ बहुत गलत हुआ है, आज भी गलत होता है, आज भी बोलते हैं ना, आज भी किचन में वुमेन जो बहू है वही जलती क्यों है। ये एक टिप्पणी था हाई कोर्ट के जज का कि वो जो किचन में है वो वुमेन ही क्यों जलती है, और वुमेन में भी बहू ही क्यों जलती है, कभी सास क्यों नहीं जलती है, कभी पति क्यों नहीं जलता है किचन में। बोलते हैं किचन में आग लगा जल गई,
तो जल के मरना तो सबसे हीनियस है, सबसे बुरा है, सबसे खराब माना गया है हिंदू धर्म में। सबसे बुरा मौत है जल के मरना, और वो अगर हो रहा है मतलब इस परिस्थिति में जिंदा जल के मरना, तो बहुत गलत है। और वो हमेशा बहू के साथ ही क्यों हो रहा है? तो ये क्योंकि ये किया जाता है गाँव में, किया जा रहा है। पहले होता होगा, उसके बाद से एक रूल बना, लेकिन अब उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है और नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जो हकदार है उसको सज़ा नहीं होता है। जिसको हक मिलना चाहिए, जिसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। कैसे होता है, चोर आया लास्ट में चोर सच में आता है तो कोई बचाने नहीं आता है। तो सारी वुमेन अगर गलत उसका यूज़ करेंगे तो जो वुमेन सच में जिसके साथ हो रहा है फिर उसको सज़ा नहीं मिलेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो हम लोग को बीइंग अ वुमेन, हम लोगों को कभी भी लॉज का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, और ये सभी वुमेन को पता होना चाहिए कि हम लोग को डर के रहने का ज़रूरत नहीं है, मेल को डर के रहने का ज़रूरत है। और जैसे कि डिवोर्स वाला जो मैटर है, हाँ, तो डिवोर्स अगर कोई भी लेता है तो लड़का ही क्यों पैसा दे 70%? रिमोट भी अभी फैला था, हाँ, हार्दिक पांडे वाला। अभी बहुत ह्यूमर भी फैला था। देखिए बात क्या है कि हमारा जो मेंटेनेंस है वुमेन हिंदू लॉ में वो कहता है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी दोनों दे सकते हैं मेंटेनेंस। अगर ऐसा हो कि पत्नी ज़्यादा कमाती है, ज़्यादा वेल ऑफ है, तो फिर पति को देने का ज़रूरत नहीं है, फिर पत्नी को देना होगा। ये भी है नियम, ऐसा नहीं कि अंधा है नियम, कानून अंधा नहीं है। वो बात अलग है कि कानून अंधा है लेकिन इस तरीके से भी अंधा नहीं है। हम लोगों को मेल को भी दिया गया है कि आप भी प्रोविज़न है कि मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोर्ट को ये लगता है कि सही में ये जो हैं कम नहीं कमाते हैं या नहीं इनका उतना वेल ऑफ है, पत्नी ज़्यादा कमाती है, पत्नी के पास है वो, तो वो मेंटेनेंस देगी। लेकिन क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारा जो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, पेट्रियार्कल है हमारे यहाँ, तो फिर पापा ही लोग कमाते हैं ज़्यादा, मम्मी लोग उतना नहीं कमाती हैं। तो फिर इसीलिए जो हम लोगों का जो मेंटेनेंस है वो वुमेन को दिया जाता है डिवोर्स के समय, और प्रॉपर्टी में राइट मिलता है। अब मुस्लिम लॉ में अलग है। मुस्लिम लॉ में क्या है, तो वही सिया सुन्नी फिर वहाँ आ जाता है, अलग अलग हो जाता है। मुस्लिम लॉ में भी 2 तरह के हो जाते हैं कैटेगरीज, एक सुन्नी लॉ और एक होता है सिया लॉ। तो वहाँ पे थोड़ा मैटर चेंज हो जाता है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे जो वुमेन है ना उसको नहीं मिलता है राइट पति के प्रॉपर्टी में, हिस्सेदारी में। कहीं कहीं वहाँ पे भी दिक्कत आ जाता है। मूता मैरिज है जो कि भारत में तो नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का मैरिज है मुस्लिम में, जिसमें कि कितनी भी वाइफ रख सकते हैं, कोई उसका अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं है। इस तरह का भी है मैरिज, लेकिन अब बिहार में और भारत में जो है वो उसको वैलिड नहीं माना गया है, उसको एक नॉर्मल मैरिज ही माना गया है मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम मैरिज में वही है, वुमेन को भी राइट है प्रॉपर्टी में, बट कहीं कहीं पे चेंज होते रहता है। हिंदू में तो एक जैसा है, प्रॉपर्टी में राइट है वुमेन का, वाइफ का राइट है। अच्छा, सुनने में आता है कि कास्टिज्म से रिलेटेड भी है कि अगर कोई नीचे कास्ट का है उसको कुछ बोल देते हैं तो केस हो सकता है, ऐसा भी है क्या? हाँ, ST SC एक्ट इसी को तो बोलते हैं, और इससे बहुत डर के रहना चाहिए डर के लोग रहते हैं। अगर आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, टिप्पणी कर देते हैं पब्लिकली, और वो कोई ऐसा शब्द जो कि उनके कास्ट से रिलेटेड है एज अ गाली के तौर पे, तो फिर वो उसके तरफ से आवाज़ उठा सकते हैं और आपको बिना बेल का सज़ा मिल जाएगा, जेल पे तुरंत जाइएगा, बिना कोई आपका बात सुने ही आपको जेल में बिना वारंट के डाल दिया उस समय वो काम नहीं आएगा कि अगर कोई मेरे को अरेस्ट करने के लिए आया है तो उस समय वारंट दिखाओ, ये सब नहीं। 2 तरह का आपको जेल हो सकता है, एक होता है वारंट, एक होता है नॉन वारंट। तो जहाँ पे आपका ऐसा केसेस हैं, कुछ केसेस हैं जो नॉन वारंट वाले हो जाते हैं। अब वारंट देने का ज़रूरत नहीं है, सब मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वारंट दिखाओ तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत ज़्यादा हीनियस हैं, संगीन है, तो वहाँ आपको वारंट का ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता है, पुलिस के पास पावर है। और कुछ केस, मैक्सिमम केसेस में है कि आपको वारंट दिखाएगा, मजिस्ट्रेट की तरफ से एक चिट्ठी होती है, आपको इस चीज़ के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, इसी को वारंट कहते हैं। तो वारंट जो है वो सब जगह नहीं निकलता है, तो ये सब जो है ST SC वगैरह में डायरेक्टली आपको अरेस्ट किया जाएगा, फिर बाद में आप अपना दीजिए सफाई। फीमेल के केस में भी? हाँ, फीमेल के भी बहुत सारे केस में हैं, जैसे कि यही हो गया, रेप हो गया, बड़ा संगीन अपराध है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, क्रूएलिटी, हरासमेंट, ये सब हो गया। अच्छा, और कोई स्टॉकिंग भी है तो और अगर कोई दोस्त पैसा ले लिया नहीं दे रहा है हाँ, और मेरे भी कमेंट बॉक्स में और जो मैसेज बॉक्स में यही है कि अगर मेरा कोई दोस्त पैसे ले ले क्या करे। कुछ दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग का जो भी प्रूफ होना चाहिए कि पैसा लिया गया है।
अच्छा, केस कीजिए फिर। अगर केस करते तो किस क्या हो सकता है? केस कीजिएगा तो फिर आपको सामने वाली पार्टी को समन होगा, बुलाया जाएगा, सामने वाली पार्टी आएगी, बात रखा जाएगा कि हाँ हम उसको पैसा दे दिए हैं, चुका दिए हैं, या हम नहीं चुकाए हैं। कोई पेपर चुकाना भी है तो भाई अब जो भी कीजिए बैंक ट्रांजैक्शन कीजिए। बैंक से क्या होता है कि आपका प्रूफ होता है, तो अगर आप किसी का मैसेज भी नहीं रखते हैं फिर भी आपका बैंक ट्रांजैक्शन तो है ना, वो तो दिखा सकते हैं। तो वो सब से सेटलमेंट होता है कि हाँ देखिए मेरा बैंक ट्रांजैक्शन में देखिए हम इतना पैसा दिए हैं और मेरे सामने वाला जो पर्सन है नहीं दे रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप बैंक ट्रांजैक्शन कीजिए, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी चैट वैट में रखिए, ताकि वो एक एज अ सेकेंडरी एविडेंस आप यूज़ कर सकें। कोई इतना अब 1000 रुपये के लिए तो आप नहीं जाइएगा, क्योंकि उतना पैसा ही आपका चला पीसी में लग जाएगा। हाँ, बड़े अमाउंट के लिए किया जाता है। जैसे कि आजकल एक और रील भी वायरल होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अगर चीट कर दिया फिर बॉयफ्रेंड चीट कर दिया, हाँ। तो भी राइट्स है। हाँ, बहुत अच्छी जगह पे आप आ गए हैं। भारतीय न्याय संहिता जो आने वाली है वो एक बहुत बड़ा प्रोविजन लेके आई है। वो ये है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को शादी के लिए प्रॉमिस करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाता है और उसके साथ शादी नहीं करता है, धोखा ही दिया था, उसके पहले से दिमाग में था कि हमें झूठा प्रॉमिस कर रहे हैं, और वो झूठा प्रॉमिस करता है और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाता है और उसके बाद उससे शादी नहीं करता है, तो फिर लड़की रेप का केस चला देती थी। फिर रेप में आप आ जाते थे तो रेप का केस चलेगा, और रेप बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, उसका सज़ा भी बहुत ज़्यादा था, आजीवन कारावास तक का सज़ा था। तो बड़ा बात था, वो बहुत बड़ा एलिगेशन भी, रेप बहुत बड़ा एलिगेशन था। लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता है वो इसको हटा दी है। वो क्या कर दी है कि आपको सज़ा तो होगा बट 10 साल तक का सज़ा हो सकता है, और ये रेप नहीं है। गलत है, झूठा प्रॉमिस किए हैं तो भाई गलत तो है, गलत तो है, लेकिन रेप नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस जो भारतीय न्याय संहिता कर दी है, 1 जुलाई से हो ही जाएगा। तो हम लोग जब ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो 1-2 दिन बाद तो फिर शायद ये लागू ही हो जाएगा, लागू हो जाएगा, और हम लोग फिर वही बात कर रहे होंगे। फिर रेप नहीं होगा, सज़ा होगा, 10 साल तक का सज़ा होगा, रेप नहीं होगा। और लेकिन ये भी एक खास बात है कि अगर मेल के साथ ऐसा हो जाए तो कि आजकल हो रहा है। हाँ, लड़कियां हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं, जैसे हम लोग समाज में तो हर तरह के लोग हैं ना, तो हर तरह की लड़कियां हैं, और हम लोग जो हैं देख रहे हैं जितना ज़्यादा जो लोग कूल बन रहे हैं, कूल बनने के चक्कर में ये काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल रिलेशनशिप रख रहे हैं, एक ही टाइम पे भी रख रहे हैं, तो सब गलत है। साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी तो मिल ही चुका है जजमेंट कि ये सही है, अप्लाई मतलब अपना लिया गया है कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर आपको शादी के लिए कह के अगर आपके साथ लड़का के साथ अगर ऐसा हो रहा है, कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि कोई चांसेस नहीं है। फ्रॉड का चाहिए फिर करिए, लेकिन फ्रॉड का क्या करिएगा, आपके साथ धोखा हुआ है, धोखा मिला है आपको, लेकिन इस तरीके से आप किसी बड़े हीनियस क्राइम के तहत कोई प्रोविज़न आपके लिए नहीं बना है कि आपको अगर कोई धोखा दे रहा है तो आप जा सकते हैं। आने में समय, हाँ, जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए था इस केस को। तो हम लोग पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? उससे पहले आप ऑडियंस को जो कुछ अगर बताना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। हे, दिस इज़ लीगल सलोनी, और ये मेरा लाइन जो है वो बहुत लोगों को पसंद आया है और बहुत लोग मतलब इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल मेरा भी बन चुका है, और हम लोग भी उसमें पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं, जुडिशरी का तैयारी करते हैं। जुडिशरी हम भी तैयारी करने जा रहे हैं, करेंगे, साथ में मिलके करेंगे। और क्योंकि ये जर्नी अपने आप में ही बहुत पेचीदा है, डरावना है, क्योंकि होगा नहीं होगा ये हर बच्चे के मन में आता है, तो बच्चा डरा रहता है। हम भी डरे हुए हैं कि क्या होगा, लेकिन तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, नॉलेज कहीं वेस्ट नहीं होता है। आज नहीं तो कल इसी अगर प्रोफेशन में रहना है तो ये नॉलेज काम आएगा। तो आप अच्छे से अवेयर रहिए, जानकारी रखिए, लीगल सलोनी के साथ जुड़े रहिए, बिहारी टॉक्स के साथ जुड़े रहिए, और आगे बढ़ते रहिए, और कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखिए, और मुश्किल से मत डरिए, क्योंकि आज हम जहाँ बैठे हैं, हम 2 दिन पहले भी नहीं सोचे थे कि हम कहीं पॉडकास्ट में बैठे होंगे, या 1-2 सप्ताह पहले, 1-2 महीने पहले नहीं सोचे थे कि हम एक चैनल चला रहे होंगे। तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बस एक चीज़ याद रखना है कि हमको ज़िंदगी में कुछ करना है, बस लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, कि हमको कुछ ज़िंदगी में करना है और बहुत बड़ा करना है। यही अपने आप में मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेटेड रहिए और बस करते रहिए।